प्रकृति प्रेमियों को जगत नेचर ब्लॉग की ओर से जे ओनली बॉस का हार्दिक नमस्कार। देहरादून से दसौली तक के बेमकसद घुमक्कड़ी के क्रम में यह 8वां ब्लॉग आपके सामने हाजिर है। पिछला ब्लॉग हमने सेराघाट में खत्म किया था। अब आज उससे आगे की यात्रा का विवरण दिया जा रहा है। कोशिश होगी कि यह ब्लॉग आज माँ कोकिला देवी के दरबार यानी कि कोटगाड़ी देवी के दरबार में जाके खत्म हो। उससे पहले हम आपको एक ऐसे शर्मीले वन्य जीव से मिलाएंगे जो अपने लिए शौचालय बनाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, शौचालय, इज्जत घर। यह वन्य जीव अपनी इज्जत को लेकर बहुत संजीदा होता है, इसलिए उसका अपना इज्जत घर होता है और वह इज्जत घर की बहुत इज्जत करता है। बेमकसद घुमक्कड़ी सीरीज में आप उत्तराखंड के न्याय के देवता गोलू देवता के 2 मंदिरों के बारे में जान चुके हैं। एक घोड़ाखाल यानी कि भवाली के बगल में है और दूसरा चितई के गोलू देवता का मंदिर। लेकिन आज हम जिस कोटगाड़ी देवी से यानी कोकिला देवी से आपको मिलाने जा रहे हैं वो स्ट्रिक्ट जस्टिस यानी कि त्वरित न्याय की देवी है। अब हम निकल चुके हैं सेराघाट से गड़ाई गंगोली और ऊपर 7 शिलिंग से गुजरेंगे। उसके बाद बेरीनाग आएगा। बेरीनाग से हिमालय दर्शन बहुत बढ़िया मिलता है और उसके बाद चौकोड़ी का प्रसिद्ध स्थान है। उससे पहले ये समय है, इसमें चर्चा कर लेते हैं अब तक हम क्या देख चुके हैं, यानी कि पिछले 7 ब्लॉग्स में हमने क्या क्या देखा है। देहरादून से चले थे, हल्द्वानी काठ गोदाम होते हुए नैनीताल पहुंचे। नैनीताल त्रिऋषि सरोवर है, मानसरोवर से इसका लिंक जोड़ा जाता है, इसीलिए ये रूट मानसरोवर रूट भी रहा है। हम लोग भवाली खैरना होते हुए काकड़ी घाट आए। ये वो रूट है जिसमें नीम करौरी बाबा, सोमवारी महाराज, स्वामी विवेकानंद ने अपना तप किया था और महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी शख्सियतों ने भी यहाँ प्रवास किया। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा के आगे लखुडियार में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों को देखा। इन शैल चित्रों के बाद हम लोग बाड़े छीना, धौल छीना होते हुए सेराघाट तक पहुंचे थे। अब शुरू करते हैं आज का ताजा ब्लॉग। आज सेराघाट से एक नदी के किनारे चलते चलते हम लोग पर्वत शिखर तक पहुंचेंगे। इस मार्ग में बहुत ज्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन कहीं कहीं चढ़ाई अवश्य है। बीच में गड़ाई का क्षेत्र पड़ेगा। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम लोग पहाड़ के शिखर तक पहुंचेंगे। इस स्थान को छीना ही माना जा सकता है। एक तरफ जाड़ा पानी वाला पहाड़ आके मिलता है, दूसरी तरफ बेरीनाग और त्रिपुरा देवी वाला पहाड़ है और ये तिराहा है। इसको पहले 7 शिलिंग कहा जाता था, लेकिन अब यह राई आगर के नाम से ही प्रसिद्ध है। राई आगर पर 3 सड़कें आगे मिलती हैं। एक गंगोली हाट पाताल भुवनेश्वर की ओर से, दूसरी चौकोड़ी बेरीनाग की ओर से और तीसरी जिस रूट में हम लोग चल रहे हैं सेराघाट गनाई वाली रोड। क्योंकि यह स्पॉट वाहनों के आने जाने का एक प्रमुख बिंदु बन गया था, इसलिए राई अगर की बाजार शिफ्ट होकर के इस तिराहे में आ गई है। राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त धारी गांव के श्री पीताम्बर उपाध्याय बताते हैं 7 शिलिंग में कभी सीलिंग के 7 पेड़ हुआ करते थे। सीलिंग के पेड़ उत्तराखंड और कुमाऊं में विशेषकर उन स्थानों पर लगाए जाते थे जहां पानी का प्राकृतिक स्रोत होता था, जैसे नौला, धारा जिसको हम कहते हैं। छोटे से जलाशय हैं तो वो नौला है। नेचुरल स्प्रिंग्स जो हैं ये, उनके पास में सीलिंग का पेड़ अवश्य होता था। इसके 2 कारण हैं। एक तो सीलिंग की छाया बहुत बढ़िया होती है, दूसरा इसके जड़ों में पानी छानने की क्षमता होती है, ये कहा जाता है, तो इसलिए सीलिंग के पेड़ लगाए जाते हैं। उपाध्याय जी बताते हैं कि रामगंगा के उस पार के गांव के लोगों को ये लगता था कि ये जो 7 शिलिंग के पेड़ हैं उनके गांव के लिए शुभ नहीं है। उसको कहा जाता था वहां की भाषा में वेद लगना। एक बार रात में जागर हुई, वहां पर यह बताया गया कि इन पेड़ों को काटना जरूरी है, तभी इस गांव का भला हो सकता है। करीबन 15-16 मील दूर से पूर्वी रामगंगा पार कर रात में उस गांव के लोग आए कुल्हाड़ी लेकर के और सुबह होने तक उन्होंने 6 पेड़ तो काट डाले, लेकिन एक पेड़ बच गया। अब एक ही सीलिंग का पेड़ वहां पर है। राई अगर वो क्षेत्र है जहां कभी लोहे और तांबे की खानें हुआ करती थी। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे बेरीनाग की ओर। बेरीनाग और चौकोड़ी चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। बीच में तो यहाँ के चाय के बागान काफी बर्बादी की हालत में पहुंच गए थे। अब एक बार फिर उत्तराखंड सरकार ने कुछ प्रयास किया है तो चाय के बागान पुनर्जीवित हो रहे हैं। चौकोड़ी से हिमालय दर्शन बहुत बढ़िया होता है और उसके बाद हम लोग कोटमन्या आते हैं। कोटमन्या से एक रास्ता धर्मघर के लिए और एक रास्ता नीचे दसौली पाखू के लिए जाता है
और इसी में कोटगाड़ी देवी का मंदिर है। धर्मघर में महरोड़ी जगह है जहां कस्तूरा अनुसंधान केंद्र है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रयोगशाला है जो आयुष विभाग के अधीन है। यहाँ निकलने वाली कस्तूरी को आयुष यानी कि जो हमारी आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनके प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि फार्म में कस्तूरा मृगों की फोटो खींचना संभव नहीं है, इसलिए कुछ फाइल फोटो ही आपको दिखा पा रहे हैं। बाकी क्षेत्र में किस तरह की वनस्पतियां हैं आप ये वीडियो चित्र देख रहे हैं। उत्तराखंड हिमालय में अल्पाइन मस्क डेयर पाया जाता है और यह उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु भी है। अल्पाइन मस्क डेयर का वैज्ञानिक नाम मस्कस क्राइसोगास्टर है और कस्तूरी मृगों की एशिया में 7 किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से भारत में 5 किस्में मौजूद हैं। एक कश्मीर कस्तूरा मृग, दूसरा अल्पाइन कस्तूरा, तीसरा हिमालयन कस्तूरा, चौथा ब्लैक मस्क डियर, पांचवा फॉरेस्ट मस्क डियर यानी कि जंगल कस्तूरा। ये प्रजातियां छोटे कदकाठी की हैं। यह कह सकते हैं कि पहाड़ में जिस तरह की छोटी बकरियां होती हैं उनके बराबर के साइज हैं और यह बहुत शर्मीले प्रकृति का जीव है। छोटी सी आहट पर भी बहुत सचेत हो जाता है। उत्तराखंड में केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा फूलों की घाटी में भी कस्तूरा मृग पाए जाते हैं। और पिथौरागढ़ बागेश्वर जिले के बॉर्डर में धर्मघर कस्बे के पास में महरूड़ी गांव है। यहाँ पर 1977 में अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया और कुछ समय पहले कस्तूरी मृगों की संख्या 20 पहुंच गई थी। अब फिर बता रहे हैं कि 18 के करीब इनकी संख्या है। चमोली जिले के कंचुला खर्क में भी कस्तूरा प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यानी कि सरकार की ओर से कस्तूरा मृग के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका अभी व्यवहारिक होना भी जरूरी है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के इन संरक्षण केंद्रों यानी कि अनुसंधान केंद्रों में जहां पर कस्तूरा मृगों को रखा जाता है वहां पर उनके नेचुरल हैबिटेट के तरह की वनस्पतियां उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। नर कस्तूरा में कस्तूरी मिलती है और कस्तूरा मृग के सींग नहीं होते हैं। कस्तूरा मृग को सबसे ज्यादा नुकसान पोचर्स यानी कि अवैध शिकारी हैं उनसे पहुंचता है। कई बार इन शिकारियों के फंदे में मादा कस्तूरा भी फंस जाती है। कुछ साल पहले काठमांडू में एक सेमिनार हुआ था जिसमें एक शोध पत्र रखा गया। शोध पत्र में कहा गया कि अब वैसे शिकारी नहीं रहे जो कस्तूरा मृग के गोबर को देखकर पहचान लेते थे कि यह मेल होगा या फीमेल होगा। इस कारण फीमेल की भी हत्या कर देते हैं जो उनके काम की चीज नहीं होती है। अब आते हैं कस्तूरा का हैबिटेट क्या है, यानी कि इसका प्राकृतिक आवास क्या है। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में यह पाया जाता है। समुद्र तल से 8000 फीट से लेकर के 14000 फीट तक की ऊंचाई में कस्तूरा मृग पाया जाता है। पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों, छोटी छोटी पत्तियों, हर्ब और फर्न इनके खुराक होती है। मेल कस्तूरा के 2 दांत बाहर निकले होते हैं। ये इन्हीं से अपनी रक्षा करते हैं और कहीं पर खोदना होता है तो खुदाई भी इन्हीं दांतों से करते हैं। कस्तूरा मृगों की एक बात और है कि ये गाय भैंसों की तरह जुगाली करते हैं, यानी कि अपने भोजन को पचाने के लिए एक बार फिर से मुंह में लाते हैं और जुगाली के बाद इनका भोजन पचता है। बेहद शर्मीले प्रकृति के हैं, झुंड में कम ही रहना पसंद करते हैं। फीमेल कस्तूरा मेल के मुकाबले कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। इसके पीठ में सफेद और सुनहरे रंग के स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं जो इसको दूर से बहुत खूबसूरत बनाते हैं। इनकी पूंछ न के बराबर होती है। मेल में तो पूंछ दिखाई भी नहीं देती है और फीमेल कस्तूरा के पूंछ में कुछ बालों का गुच्छा होता है। इनके सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। करीब 20 मीटर तक ये लंबी छलांग लगा सकते हैं। नर कस्तूरा मृग से 2-3 साल में एक बार सितंबर के महीने में कस्तूरी निकाली जाती है। यह करीब 20 से 25 ग्राम तक होती है। अब 2 प्रमुख बातें कस्तूरा मृग के बारे में जो आम तौर पर प्रचलन में नहीं है। पहली बात, कस्तूरा मृग के बारे में लोक मान्यता है कि यह हिरण है, मगर जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हिरण परिवार का सदस्य नहीं है। हिरण के वंश का वैज्ञानिक नाम जो सर्विडाए है, जबकि कस्तूरी मृगों के वंश का नाम जो मस्किडाए है। चिंता करने वाली बात यह है कि जो मस्किडाए कुल यानी कि परिवार की यह एकमात्र जीवित प्रजाति है। जो मस्किडाए परिवार की बाकी प्रजातियां समय के साथ विलुप्त हो चुकी हैं। अब इसका जीवन भी खतरे में है।
इसीलिए विभिन्न देशों की सरकारें मस्क डियर यानी कस्तूरा मृग के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। कई जगह प्रयोगशालाएं हैं, कई जगह फार्म बने हुए हैं। दूसरी बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनके भी अपने शौचालय होते हैं। बारिश हो या बर्फ गिरी हो, ये शौच के लिए अपने ही इज्जत घर का इस्तेमाल करते हैं। एक बात और है, इनके गोबर करने के तरीके और उसको ढकने की कवायद दूसरे कस्तूरा मृगों के लिए संदेश भी होती है। यानी कि इनका डेफिकेटिंग स्पॉट अपनी प्रजाति के साथ कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो कस्तूरा मृग अपने ही शौचालय में जाके शौच करता है। बहरहाल धर्मघर एक और चीज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सरलाबेन का आश्रम है। सरलाबेन गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। भारत आने के पूर्व वह कैथरीन मैरी हाइलीमैन के नाम से जानी जाती थी और लंदन में उनका जन्म हुआ था। वह महात्मा गांधी के संपर्क में आई और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने उनको वर्धा आश्रम से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भेज दिया। सरलाबेन ने कौसानी में अनासक्त आश्रम बनाया। इसके अलावा जगह जगह पर आश्रम बनाए। सरलाबेन को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1942 से 1945 के बीच में 2 बार गिरफ्तार किया गया और करीब 2 साल तक अल्मोड़ा तथा लखनऊ जेल में वो रही। अब हम लोग सीधे माँ कोकिला यानी कि कोटगाड़ी देवी की बात करते हैं। ये देवी त्वरित न्याय की देवी हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। विशेषकर पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के लोगों में कोटगाड़ी देवी का विशेष महत्व है। मैं अपने ननिहाल पिथौरागढ़ जिले में उसैल गांव की बात बताऊं। उनका पंचायती वन जो है वो बर्बाद हो चुका था। वहाँ पेड़ नाम की चीज बची नहीं थी। गांव के कुछ लोगों ने प्रयास किया वन को बचाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिरकार पंचायत बैठी, पूरे वन को कोटगाड़ी देवी को चढ़ा दिया और ये संकल्प लिया कि अगले 10 साल तक इस वन का एक तिनका भी अपने घर तक नहीं ले जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि जब मैं पिछले दिनों अपने ननिहाल पहुंचा तो मैंने देखा कि वन तो बड़ा लहला रहा है कि 10 साल तक उस वन से लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। आज वो वन पुरानी अवस्था में पहुंच गया है। देख के अच्छा लगता है। तो कोटगाड़ी देवी का ये सामाजिक महत्व भी है। आज का जो वीडियो है कोटगाड़ी देवी को नमन करते हुए हम यहीं पर समाप्त करें। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।